अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको मेरी? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में मैसेज कर देंगे सब लोग ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ। बेटा सबको बोल दे मैसेज करके जो ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करना। स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। तो हम ब्रेक से पहले पढ़ रहे थे कि ये मिन मैक्स एल्गोरिथम क्या होता है और साथ में अगर उसके अल्फा बीटा प्रूनिंग अप्लाई करते हैं तो उससे क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो फिर हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग का एक एग्जाम्पल भी देखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही जो मिन मैक्स गेम है अगर थ्री प्लेयर पे अप्लाई हो, मिन मैक्स अगर यही मिन मैक्स गेम थ्री प्लेयर पे अप्लाई हो तो उसका जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो फिर हर बंदा, मतलब अगर एक ही गेम है और उसके दो से ज्यादा प्लेयर है, प्लेयर ए, प्लेयर बी एंड प्लेयर सी, तो हर बंदा जब उसका टर्न होगा तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे काम करेगा, कोई मिनिमम पे काम नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट करिए ए का लेवल है और ये ए की बारी है। तो यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ 1 2 6 और 4 2 3, पहली जो वैल्यू है वो ए के लिए है, दूसरी वैल्यू बी के लिए है और तीसरी वैल्यू सी के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है, 3। तो ए सिर्फ इस चीज को कंसिडर करेगा कि उसकी बेस्ट वैल्यू कौन सी है। मतलब वो 2 और 6 और 2 और 3 को नहीं देखेगा, 1 और 4 में से उसके लिए बेस्ट क्या है वो उसको चूज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हर लेवल पे जिसकी बारी होगी वो उस पर वर्क करेगा। अब ये लेवल है सी का, इसको देखिए जरा गौर से। सी का लेवल है, वहां है 1। सी को अपनी बेस्ट वैल्यू चूज करनी है। तो यहाँ 6 और 3 में से कौन बेस्ट है सी के लिए? यहाँ 6 और 3 में से कौन बेस्ट है सी के लिए? 6 और 3 में से कौन बेस्ट है? 6। तो सिर्फ सी, बाकी वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ सिर्फ 6 और 3 में से वो नोट चूज कर लेगा जो उसके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए बेस्ट कौन सी होगी, 1 2 और 6। इसी तरीके से यहाँ पर सी के लिए 2 और 1 में से कौन बेस्ट है, 2, तो वो 2 को चूज कर लेगा। यहाँ पर 1 और 2 में से कौन चूज है, 2 को, एंड सो ऑन। यहाँ पर अब बारी है बी की, तो बी की बारी है और बी के लिए कौन सी वैल्यू बेस्ट है, 2 या 1? बी के लिए कौन सी बेस्ट है? जी, बी के लिए 2 बेस्ट है तो वो यही नोट चूज कर लेगा। एंड सेम गोस फॉर दिस नोट। इस नोट पे क्या हो रहा है, ये नोट ए की है और ए के लिए 1 और 1 में से कोई सी भी चूज कर ले तो वो ये वाली नोट चूज कर लेगा, क्योंकि जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा अल्फा बीटा प्रोलिंग मिनमैक्स और ये पूरा मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। ये अब एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, इसमें ज्यादा वैल्यूज है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको मिन मैक्स अल्फा बीटा प्रोलिंग एग्जाम्पल कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पर वैल्यूज जो लिखी हुई है, वैल्यूज देखें माइनस में भी है और प्लस में भी है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज आपकी माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो यहाँ पर अगेन जब मिन की बारी होगी तो उसकी कोशिश होगी मिनिमम वैल्यू, और जब मैक्सिमम की बारी हो तो उसकी कोशिश होगी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हम ये काम कर रहे हैं किसके साथ, अल्फा बीटा प्रोलिंग के साथ। ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं किसके साथ, अल्फा बीटा प्रोलिंग के साथ।
तो अब आते हैं सबसे पहले इस नोट में। अब हम जल्दी से करेंगे इसको, इन्होंने किसी और तरीके से समझाया हुआ होगा। प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब जीरो सबसे पहले रीड किया। बल्कि ये एग्जाम्पल कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद करें, ये दोनों एग्जाम्पल आप कोशिश कीजिए खुद कीजिए। मैं चले इसको एक को समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास जब हमारी फिजिकल होगी इंशाल्लाह, तो वहां पर मैं इसको कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, देखें सबसे पहले यहाँ जीरो आएगा। सबसे पहले यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ जीरो आया, मिनिमम जीरो, और फाइव इससे कंपैरिजन होगा जीरो के साथ इक्वल टू आ जाएगा। वैसी बात है, मैं सारे स्टेप तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन चले हम कोशिश करते हैं करने की। फिर देखिए, सबसे पहले मिनिमम के साथ जीरो आ गया, येलो कलर से भी लग रहा है, इस पे थोड़ा डार्क नहीं है तो ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जीरो आया, ये जीरो पर चले जाएगा ऐसे ही। अब मैं इक्वल टू ग्रेटर देन के साइन नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आइए, यहाँ माइनस थ्री आएगा। मुझे बताइए, ये नोट अभी मैंने चेक नहीं की थी वाली, जीरो और माइनस थ्री पे कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जीरो और माइनस थ्री पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये वाली नोट चेक नहीं होगी। तो जैसे ही जीरो, तो ये जीरो यहाँ चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब इधर आइए, ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, इतना पोर्शन, और आपने एक नोट चेक की। आप यहाँ आए, ये थ्री थ्री चेक हुआ, ये थ्री ऊपर चला गया। तो बताइए जीरो और थ्री पे कंडीशन ट्रू हो रही है। क्या जीरो और थ्री पे कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या मिनिमम इस वक्त मैक्सिमम से छोटा है? तो ये वाली नोट चेक नहीं होगी। ठीक है, और ये जीरो ऊपर चला जाएगा, और ये जीरो यहाँ पर कोई और भी नहीं है, तो ये जीरो और ऊपर चला गया। ठीक है, अब इधर आइए, ये वाला पोर्शन आपने चेक कर लिया इतना। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, इतना पोर्शन चेक हो गया। ठीक है, अब इधर आइए, इसके चाइल्ड में देखिए, यहाँ पर आ गया फाइव। सबसे पहले फाइव आया। अच्छा, ये मिनिमम है और ये भी मिनिमम है, तो कंपैरिजन होगा नहीं। और ये टू इसको अपडेट कर देगा, क्यों? क्योंकि टू ज्यादा बेहतर है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये टू यहाँ पर आ जाएगा। तो बताइए जीरो और टू का कंपैरिजन हो रहा है? क्या जीरो और टू का कंपैरिजन हो रहा है? हो रहा है, तो इसका चाइल्ड ये वाला चेक नहीं होगा, और ये क्लियर। और टू यहाँ पर आ जाएगा, टू यहाँ पर आ जाएगा। अगेन बताइए, क्या जीरो और टू का कंपैरिजन हो रहा है? हो रहा है, तो ये नोट भी चेक। ठीक है, तो ये जीरो पर चले जाएगा। और इतना पोर्शन हम चेक कर चुके हैं। अब यहाँ से फाइव इधर रीड होगा, और जीरो मैक्सिमम है, फाइव मिनिमम है। ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हमें मजीद चेक करना पड़ेगा, और हम ये फाइव अपडेट होगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, वन जाएगा। ये वन इधर चला जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम से कंपैरिजन नहीं होता, यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री। अब देखिए, दो चीजें हैं। आप इसको, इसके पास दो मैक्सिमम लगे हुए, एक ये वन वाला और एक ये जीरो वाला। अब आप किसी के साथ भी चाहें तो इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके साथ करें या उसके साथ करें, आपकी मर्जी है। चाइल्ड जो होता है, उसी के फर्दर नोट डिलीट होंगे। तो जीरो का थ्री के साथ कंपैरिजन करें माइनस में, या वन के साथ माइनस थ्री, दोनों केसेस में ये नोट क्या हो जाएगी, डिलीट। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया हमें? फिर ये ऊपर चला गया माइनस थ्री। अब मुझे बताइए, ये वन यहाँ चला गया, ये वन यहाँ चला गया। अब मैक्सिमम मैक्सिमम का कंपैरिजन हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर आए, ये माइनस फाइव यहाँ पर आया। जब वन और फाइव का कंपैरिजन हो रहा है, माइनस का बिल्कुल हो रहा है, ये डिलीट हो गया अगला। और ये माइनस फाइव यहाँ चला गया, और ये माइनस फाइव यहाँ चला गया। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये वन यहाँ चला गया। अब जीरो और मैक्सिमम नहीं हो सकते कंपैरिजन, तो टू यहाँ से आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया,
फिर यहाँ आया, और जैसे ही यहाँ पर आया तो मिनिमम हो ये, और ये देखें ये जीरो और मिनिमम, तो ये वन यहाँ से अपडेट होकर जुड़ जाएगा क्योंकि ये इसकी जगह ले लेगा। तो इस एग्जाम्पल को आप सपोज से कॉपी में कॉपी कीजिएगा और हर स्टेप को समझिएगा, अपना आंसर इस आंसर से मैच कीजिएगा। अगर आपको लगेगा कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो फिजिकल होगी उसमें आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल दो कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास फिजिकल होगी मैं उसमें इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी काफी है ये मिनमैक्स के चैप्टर में हमारे पास। हम अब जो मैंने आपसे कल रात बात की थी तो मुझे पता चला था कि हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि है सीएसपी, ठीक है। तो अगेन अब मुझे कौन बताएगा ये बात कि सीएसपी में क्या होता है, सीएसपी और हमने उसमें क्या पढ़ा था तो पिछली क्लास में, जो भी आपके टीचर थे उन्होंने कहाँ तक आपको करवाया। हमें बताएगा कि सीएससी क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है, क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो मैं उसका माइक ऑन कर देता हूँ। जी बेटा, एनीवन कैन एक्सप्लेन। पढ़ा है ना आपने सीएससी? हाँ तो कोई बताएगा अपनी वर्डिंग में कि क्या होता है। यस प्लीज। कौन है? जी प्लीज। फरजीन। फजीन। सर कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में बेसिकली हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके डोमेन्स होते हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बिहाफ पर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स जो आपने पढ़ी हो तो आपको लगता हो नहीं ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक के अंदर, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपको लगता हो कि ये अगर आते होंगे तो ही सीएसपी आता होगा। सर हमने स्वाम इंटेलिजेंस के अंदर इसको पढ़ा था। ठीक है बेटा। अच्छा जी, और कौन कह रहा था? अनीशा। जी बेटा आप बताइए। सर इसमें बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, डोमेन होती है और हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसको देखते हुए हम पॉसिबल सबसेट्स वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं, कितने सबसेट्स बन सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने दो देखी थी, बैक ट्रैकिंग देखी थी और फॉरवर्ड चेनिंग देखी थी। और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमने इसको एक प्रॉब्लम थी उसमें कंट्रीज और कलर्स वगैरह का था कि उसको देखते हुए सोल्यूशन क्या था उसका, वो तो उसके अंदर। यही था, यही प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी, कोई और सी प्रॉब्लम थी? आवाज आ रही है? ये प्रॉब्लम नहीं थी? ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए भाई, टेस्टेड सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम एक तरह से सर्चिंग की प्रॉब्लम ही है, और चैप्टर 6 आपकी बुक का ये असल है नॉर्विक का। हाँ ये मैप का ही है बेटा, मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम मिलती है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब आपका टाइम टेबल बनता है कैंपस का, तो टाइम टेबल जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए बनता है। तो फर्ज करें मंडे की सुबह में आपके पास 5 लैब्स मौजूद हैं, और उन 5 लैब्स में 5 लैब्स हो सकती है मैक्सिमम। तो जब टाइम टेबल बनता है तो उस वक्त कंस्ट्रेंट ये है कि 5 से ज्यादा लैब्स ना रखो।
ठीक है। फिर इसी तरीके से कंस्ट्रेंट ये है कि अगर एक ही सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट करें आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट करें आप दो लैब्स करते हैं, एक लैब ले लेते हैं सीए की और एक लैब ले लेते हैं ओएस की, सपोज करें। तो कोशिश ये होगी कि कंस्ट्रेंट रखा जाए कि एक ही वक्त में दोनों लैब्स ऑफर ना की जाए। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए प्लानिंग की जाती है और अकॉर्डिंगली फिर क्या किया जाता है, इन कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए वो चीज़ डिजाइन नहीं की जाती। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक मैप है ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है, इसके अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न क्वींसलैंड, साउथ, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया। तो ये कहते हैं कि इसमें आपने इस तरह से कलर असाइन करने हैं, तीन तरह के कलर हैं आपके पास, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू आपने इस तरह से कलर असाइन करने हैं कि जो भी नेबर हैं, नेबर जिनके बॉर्डर आपस में मिल रहे हैं, उनमें सेम कलर ना हो। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ये जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर असाइन करने, बस जो एडजेसेंट रीजन है या एडजेसेंट स्टेट्स हैं, उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? एडजेसेंट जो स्टेट्स है उसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। लाइक अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपने रेड कलर कर दिया है, तो नॉर्दर्न और साउथ में रेड कलर नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कलर, आई एम जस्ट सेइंग कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो भी कलर है, क्या बेटा स्लाइड आपको क्या पूछ रहे हो? जी, आपको स्लाइड विजिबल है सबको? नहीं नहीं, वो नहीं है। खैर आप मेरी प्रॉब्लम समझे कि अभी कौन सी स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? अब सही है? ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, देखें, ये कहता है कि जो आपके पास जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही पढ़ी थी आप लोगों ने। तो इसमें तीन टर्म्स यूज की जाती है तो बहुत सारी, लेकिन मेनली तीन है। एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वो चीजें जिनको वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है बेटा? वो चीजें या वो स्टेट या वो ऑब्जेक्ट जिनको वैल्यू असाइन होंगी। डोमेन क्या होती है? वो वैल्यूज। जैसे फर्ज करें, अगर मैं एग्जाम्पल अपनी यूनिवर्सिटी की लूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी में 10 कमरे हैं, तो 10 रूम्स जो है, वो 10 रूम्स क्या होंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 है, रूम 5 एंड सो ऑन। अब उनको कोर्सेज असाइन करने हैं उन रूम्स में, तो वो कहलाएगा डोमेन, कि कौन कौन से डोमेन असाइन करनी है। कंस्ट्रेंट क्या होगा? कंस्ट्रेंट ये होगा कि एक ही वक्त में डीई और डीएलडी ऑफर ना किया जाए, एक ही वक्त में ये और ये ऑफर न किया जाए, एक ही वक्त में एक ही टीचर के दो कोर्सेज ऑफर न किया जाए। ये सारे कंस्ट्रेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, ये जो 6-7 स्टेट्स है, 7 स्टेट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन, तस्मानिया तक। ठीक है, इसी तरीके से डोमेन क्या है, हमें बता दिया गया है कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर असाइन न किया जाए। ठीक है बेटे। और कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट हमें सिंपल सा ये दिया हुआ है कि एडजेसेंट रीजन मस्ट हैव डिफरेंट कलर। क्लियर है? इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आप देखिए ऐसे लिख लें कि डब्ल्यू ए कैन नॉट बी इक्वल टू एन टी इन टर्म्स ऑफ कलर। डब्ल्यू ए कैन नॉट बी इक्वल टू एन टी इन टर्म्स ऑफ कलर। और ऐसे लिख लो कि डब्ल्यू ए और एन टी का जो सबसेट बनेगा, वो इसमें से होगा, या तो रेड ग्रीन हो, या रेड ब्लू हो, या ग्रीन रेड हो, या ग्रीन ब्लू हो, या ब्लू रेड हो, या ब्लू ग्रीन हो। रेड रेड नहीं हो सकता, ग्रीन ग्रीन नहीं हो सकता, ब्लू ब्लू नहीं हो सकता। प्रॉब्लम समझ में आ गई? मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई? ठीक है, अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उन कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम क्या करते हैं, उन कंस्ट्रेंट को देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, उन कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम अपनी प्रॉब्लम के सर्च स्पेस को मजीद एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा स्क्रीन पे, आप ऐसे लिख लें कि वेरिएबल V1 से लेके V6 है, रेड कलर ये है और ये इस तरीके से कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट आप डिफाइन कर सकते हैं।
अब कुछ डेफिनेशन पढ़ लें, फिर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एन असाइनमेंट, ये सीएससी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें शायद आपने याद नहीं है आपको, तो वो देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगी। एन असाइनमेंट दैट डज नॉट वायलेट एनी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट और लीगल असाइनमेंट। मतलब फर्ज करें कि मैं इसको रेड कलर कर दूं, मैं इस स्टेट को रेड कलर कर दूं, तो इसको रेड कलर करने से क्या मैं कोई कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो वो जो वैल्यू मैंने असाइन की है उसको मैं कहूंगा कंसिस्टेंट या लीगल असाइन। इज इट क्लियर? मतलब मुझे कहा गया कि सर उस्मान जो है उनकी 4 क्लासेस उनको देनी है वीक में, और ये कोर्सेज हैं, और 10-12 कोर्सेज बता दिए गए, और बता दिया गया कि वो सुबह की क्लास लेंगे, सिर्फ वो दोपहर में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने मंडे की सुबह में शेड्यूल बनाते हुए, वो जो जिस टीचर की बात कर रहा हूँ, उस टीचर को मैंने मंडे की सुबह में एक कोर्स दे दिया जो कि उन्हीं के 12 कोर्सेज में से था, और मंडे की सुबह में था और सुबह में था। तो मैंने सारी चीजें फुलफिल की हैं, तो ये लीगल असाइनमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीगल असाइनमेंट या कंसिस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। इसी तरीके से लीगल असाइनमेंट तो ये होता है। एक कंप्लीट असाइनमेंट क्या होता है कि जिस जिसको जो जो वैल्यूज असाइन करनी थी वो सारी कर दी। मतलब ये देखो, अगर मैं इस डायग्राम के अंदर सारी वैल्यूज असाइन कर दूं जो कि लीगल हो, और सारी लीगल हो, कंसिस्टेंट हो, लीगल हो, तो ये पूरा असाइनमेंट क्या कहलाएगा? कंप्लीट असाइनमेंट। ठीक है। अब किसी भी सीएसपी का कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं सबको वैल्यूज असाइन कर दूं तो ये कंप्लीट कहलाएगा, और वो सारी वैल्यूज लीगल हो तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर मैं इसको सारी वैल्यूज एक एक करके सारी वैल्यूज असाइन कर दूं और वो कंसिस्टेंट नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन कब होगा? जब सारी वैल्यूज असाइन हो और लीगल हो। ठीक है। पार्शियल असाइनमेंट क्या है? अब पार्शियल असाइनमेंट इज वन दैट असाइन वैल्यूज टू ओनली सम ऑफ द वैल्यूज। इसमें मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी, इसको कर दी, इसको कर दी, ये पार्शियल असाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई तीन चीजें? असाइनमेंट क्या होता है, लीगल असाइनमेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट असाइनमेंट क्या होता है, पार्शियल असाइनमेंट क्या होता है। बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए होपफुली। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये सॉल्यूशन है। इस वक्त ये सॉल्यूशन है, ये आया कैसे बात की बात है, लेकिन ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है ये? क्योंकि देखिए इसमें हर वैल्यू कंसिस्टेंट है, और पूरा ये असाइनमेंट क्या है? कंप्लीट है। कंसिस्टेंट क्यों है? कि कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा। ये रेड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट रीजन है वो क्या है? ग्रीन और ब्लू। अब ये ग्रीन है तो इसके रीजन में देखिए कोई भी ग्रीन नहीं है एडजेसेंट में। ये ग्रीन है, यहाँ पर कोई भी ग्रीन नहीं है। ये रेड है, इसके सराउंडिंग में कोई रेड नहीं है। ये रेड है, तो ये देखें आप क्लियरली, ये एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा। अब ये आया कैसे हमें ही पढ़ना है, लेकिन ये तीन टर्म्स आपने समझ लिए। बाइनरी सीएसपी क्या होता है? बाइनरी सीएसपी क्या होता है कि ईच कंस्ट्रेंट रिलेट्स टू वेरिएबल। मतलब आपस में जो रिलेशन होगा ना बाइनरी सीएसपी में, उसमें सिर्फ हर कंस्ट्रेंट का दो का ताल्लुक होगा। दो का ताल्लुक मतलब क्या है कि ये देखें, डब्ल्यू ए और एन टी और एफ है। अब ये देखिए इसके साथ सिर्फ दो वेरिएबल कनेक्टेड है, या तो ये नहीं होगा या तो ये नहीं होगा। ये हमारी एक्चुअल डायग्राम है या नहीं, ये बात ये नहीं हो रही, लेकिन हर किसी के साथ सिर्फ दो वेरिएबल। ईच कंस्टेंट रिलेट्स टू वेरिएबल। अब अगर मैं एन टी की बात करूं तो एन टी के साथ ये कह रहा है कि दो वेरिएबल आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे की बात करूं तो ऐसे डब्ल्यू और क्यू की बात कर रहा है। इसी तरीके से कंस्टेंट ग्राफ क्या होता है? इनको छोड़े, आगे चलते हैं ताकि यूनरी देखें। यूनरी क्या होता है? यूनरी होता है कि यूनरी कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व अ सिंगल वेरिएबल। मतलब हम अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, अब वो दिमाग में नहीं रखिएगा, एक जनरल बात हो रही है। मैंने फर्स्ट करें अपने एग्जांपल में कह दिया कि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कलर असाइन नहीं करना, तो ये यूनरी कंस्ट्रेंट कहलाएगा कि क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहा है। मैंने कह दिया कि भाई एक्स वाई जी टीचर है या एक्स वाई जी स्टूडेंट है, उसको ये कोर्स नहीं देना, तो अब ये यूनरी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। ये ओवरऑल सिर्फ एक की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात? मैंने कहा कि ये जो टीचर है या ये जो स्टूडेंट है, ये 12:15 से 3:15 की क्लास नहीं लेकर, तो ये यूनरी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। बाइनरी कंस्ट्रेंट क्या होगा? जो दो पेयर्स को आपस में वेरिएबल को इन्वॉल्व कर रहा होगा। मैंने कह दिया भाई साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक जैसा नहीं हो सकते। मैंने कह दिया कि भाई कंपाइलर और ऑटोमेटा दोनों वेरिएबल एक वक्त में ऑफर नहीं हो सकते। ये कहलाएगा हमारा क्या? बाइनरी। और हायर ऑर्डर क्या होता है? इसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल इंक्लूड होते हैं। ठीक है।
अच्छा जी आ गया ये। अब एग्जाम्पल देखते हैं बैक ट्रैकिंग जो कि आपने पढ़ी होगी, लेकिन होपफुली हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं तो शायद कुछ चीजें और थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और ये देखेंगे, अब हमने ना जिन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा। बैक ट्रैकिंग क्या होती है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों के आंसर चाहिए, वो आंसर क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात हुई ये कि भाई हमारे पास अगेन जैसे टिक टैक टो था, उसमें आपके पास इनिशियली सारी चीजें मौजूद थी, आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते थे। तो हमें सिर्फ दो सवालों के जवाब चाहिए। हमने सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करें जल्दी से, ये वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। और डोमेन क्या कहलाती है, जो हमें वैल्यू असाइन करती है, जिनको वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल कहलाती है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब हमें ये चाहिए कि हमने ये वाला वेरिएबल क्यों चूज किया साउथर्न ऑस्ट्रेलिया का। पहला सवाल क्या है कि हमने साउथर्न ऑस्ट्रेलिया वेरिएबल क्यों चूज किया, मतलब ये जो बड़ा वाला डब्बा है इसको साउथर्न ऑस्ट्रेलिया नाम है ना इसका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया, पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल क्या है हमारा कि हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया। नहीं, लॉजिक क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, फिलहाल हमने नोट क्या करना है अभी बेटे, हमने ये नोट करना है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया। इज इट क्लियर? और अगर हमें इस सवाल का जवाब मिल गया है कि हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किसी लॉजिक के जरिए चूज कर लिया है, तो अब दूसरा सवाल क्या है कि अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चूज किया है तो उसमें कलर कौन सा करना है, कलर की प्रीफरेंस कौन सी होगी, वाई रेड, वाई नॉट ग्रीन, वाई नॉट ब्लू। ये ग्रीन यहाँ क्यों नहीं दिया, यहाँ रेड क्यों दिया। तो हमारे दो सवाल हैं, पहला सवाल क्या है बेटा कि हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया, और दूसरा सवाल क्या है कि अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चूज कर भी लिया तो उसमें कलर कौन सा किया है, मतलब डोमेन कौन सी चूज की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इन्होंने लॉजिक बताई, इन्होंने अलीशा ने कि फर्स्ट वेरिएबल चले मान लिया। अब अगर फर्स्ट वेरिएबल है चूज कर लिया तो रेड कलर क्यों किया, ग्रीन क्यों नहीं किया इस जगह पे, या ब्लू क्यों नहीं किया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? इस सवालों के जवाब हमारी आगे की स्लाइड में मौजूद है। अब सपोज कर लिया कि भाई आपने ये रेड चूज कर लिया, एनी हाउ किसी ने आपको ये बताया और आपने रेड चूज कर लिया, सपोज करें यहाँ तक पहुंच। अब आपने इसके मजीद नेक्स्ट पे है, अब सवाल ये आता है कि भाई इसके जो चाइल्ड है तो दो ही बनेंगे क्योंकि दो ही कलर रहते हैं, क्योंकि रेड कर दिया है तो अब जिसमें भी नोट पे करोगे इसके सराउंडिंग में या तो ग्रीन होगा या ब्लू। सवाल क्या है दोबारा सुन लीजिए, सवाल यह है कि आपने ये वाली नोट क्यों नहीं चूज की, ये वाला वेरिएबल क्यों नहीं चूज किया, ये वाला क्यों किया, ठीक है। ठीक है बेटा मैं पढ़ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन दोबारा से लॉजिक समझ लें। अगर फर्क करें किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपने चूज कर लिया है, तो अब दूसरा सवाल क्या है कि आप जब इसके चाइल्ड पे आए आप, तो आपने यहाँ और यहाँ इसको क्यों चूज किया, ये वाली नोट क्यों नहीं चूज की। सवाल समझ में आ रहा है सबको? सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि चॉइस ऑफ अ वेरिएबल, हम ये वेरिएबल क्यों चूज कर रहे हैं। देखिए कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन वो रीजन हमेशा सेम रहना चाहिए। तो अभी आपने जो रीजन यहाँ चूज किया था तो आप यहाँ पहुंचे, तो आपने ये क्यों नहीं चूज किया, अब ये चूज कर लिया। अगर ये चूज कर लिया है तो इसको कलर, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है सीएससी के अंदर, डोमेन और वेरिएबल। आप वेरिएबल की सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं वो समझा दीजिए, और आप अगर वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस वेरिएबल को डोमेन कौन सी असाइन कर रहे हैं ये समझा दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात? आप वेरिएबल की सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और अगर वेरिएबल की सिलेक्शन हमें समझ में आ जाती है तो उसमें डोमेन कौन सी सिलेक्ट होगी ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये दोनों क्वेश्चन मेरी क्लास में जो इस वक्त 21 स्टूडेंट है उनको समझ में आ गया है? ठीक है, तो चॉइस ऑफ वेरिएबल एंड देन चॉइस ऑफ अ डोमेन, दीज आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पहुंचे, अब आपने यहाँ पहुंच के क्या किया ये कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस नोट पर पहुंचता हूँ, इस वाली नोट पर, इस वाली नोट पर, तो देखिए इसके पास तो कोई पॉसिबल चीज ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यहाँ नहीं गया और मैं यहाँ चला गया इस नोट पर, ये वाली नोट जो है, इस ये वाली जो नोट है इसके पास तो कोई कलर ही नहीं बचा लीगल। क्या ये बात सही है? इस वाली नोट के पास तो कोई लीगल कलर ही नहीं बचा, क्या ये बात सही है? ना मैं रेड कर सकता हूँ इसको, ना मैं ग्रीन कर सकता हूँ, ना मैं ब्लू कर सकता हूँ, ये बात सही है?
तो यहाँ आती है बैक ट्रैकिंग, जो ऊपर लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि अगर आप कहीं फंस गए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी ने आपसे कहा कि यार आप चलते हैं, दो दरिया चलते हैं, और आपको दो दरिया का रास्ता नहीं पता था। आप बस कोई एल्गोरिथम लगा के जा रहे हैं, एक जगह आप पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि भाई जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां से चार रास्ते जाते हैं, और आपको पता है कि जो चार रास्ते हैं इसमें से ये ए वाला रास्ता है, ये आपको लेके जाएगा कहाँ पर, जहां आप जाना चाह रहे हैं। फर्स्ट करिए, एक नोड है आपकी, और ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, तीन रास्ते। आपने ये नोड चूज की, आप अपनी जगह पे सही जा रहे हैं, ठीक है, इसके भी तीन चाइल्ड है, मतलब तीन रास्ते हैं, आपने ये वाली नोड चूज कर ली। और से देखिएगा, फिर आप इधर गए, आप इधर चले गए, यहाँ जाके पता चला भाई कि ये जो दोनों रास्ते हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये बंद है, या कोई कोई प्रोग्रेस में काम हो रहा है, ये बंद है। तो आप क्या करेंगे? ये दोनों रास्ते जो थे नोड डी के, ये जो डी नोड है, इसके जो दोनों रास्ते थे वो बंद हो गए किसी भी रीजन की वजह से। तो आप क्या करते? ऐसी जगहों पे आप क्या करते? ऐसी जगहों पे आप क्या करते हैं बेटा? ऐसी जगहों पे हम बैक पीछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम आंसर तक चलते, हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो आए थे कोई रीजन से आए थे, तो हम फिर यहाँ फर्दर कनेक्ट करते हैं चीजों को। समझ रहे हैं? ये कहलाती है बैक ट्रैक। ये क्या कहलाती है? बैक ट्रैकिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? बैक ट्रैकिंग कहलाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट तो यही है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वही वाला दोबारा, कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या दो चीजें हैं बेटा? पहली चीज ये है कि choice of a variable, and the second thing is choice of domain। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ वेरिएबल एंड चॉइस ऑफ अ डोमेन। तो यहाँ पर हमारे पास ये कहते हैं कि अगर आप बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं, कर लें। आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं अगर आप इन कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लें कि विच वेरिएबल शुड बी असाइंड नेक्स्ट। यही बात कर रहा था मैं आपसे, तो बैक ट्रैकिंग तो आप करेंगे, लेकिन आप साथ में अगर ये चीज भी देख लें कि विच वेरिएबल शुड बी असाइंड नेक्स्ट। अगर आप इस सवाल का जवाब देख लें कि वेरिएबल की सिलेक्शन कैसे हो रही है, और साथ में इन विच ऑर्डर या व्हाट ऑर्डर शुड इट वैल्यूज बी ट्राई। तो अगर आपने वेरिएबल चूज कर लिया है, वेरिएबल किसे कह रहा हूं बेटा मैं? इस स्टेट को, ठीक है। और अगर आपने ये वेरिएबल फर्स्ट करें किसी लॉजिक से चूज कर लिया है, तो उसमें कौन सी वैल्यूज ट्राई होंगी, और क्या हमें पता चल सकता है कि आगे जाके हम इस रास्ते में फंस तो नहीं जाएंगे? क्या लिखा हुआ है? कैन वी डिटेक्ट इनविटेबल फेलियर अर्ली। क्या हमें पता चल सकता है कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वहां आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम फंस सकते हैं? तो अगर हम तीन सवालों के जवाब ढूंढ लें, इन तीन क्वेश्चन के आंसर अगर हमें मिल जाए, तो हम अपने टैग ट्रैकिंग के मेथड को मोर एफिशिएंट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटे? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग तो होगी, लेकिन साथ में दो सवालों के जवाब चाहिए। क्या कि वेरिएबल कौन सा है और डोमेन कौन सी है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस मैं रिकॉर्डिंग ये रोक रहा हूँ और मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग जो है मैं सारी अपलोड कर दूंगा, और मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। अभी ना ये चल नहीं रहा।